साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी की कहानी, उनके अनुभव, उनकी सोच हमारे लिए किसी मार्गदर्शक का काम करती है और हमें प्रेरित करती है। ऐसे ही लोगों को सार्थक शख्सियत कहा जाता है। सार्थक शख्सियत के आज के एपिसोड में हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कभी 100 रुपये की कोट और 20 रुपये की टाई पहनकर डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग अटेंड करने जाता था। वही आदमी आज 4 कंपनियों का मालिक है। जो महज 10 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के लिए घरों में साफ सफाई का काम करता था, वही एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री का पीए भी बना। जो इंसान कभी किसी होटल में बर्तन धोने का काम करता था, वही आज 15 लाख की घड़ी पहनता है। आइए मुलाकात करते हैं फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने वाले एक ऐसे ही सार्थक शख्सियत से जिनका नाम है जी.के. आदिवंशी, जिन्हें हम गणेश कुमार वाल्मीकि के भी नाम से जानते हैं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास का से हूँ और मेरे जो माता पिताजी थे वो दोनों अनपढ़ थे और पिताजी गांव से आए और लखनऊ में हम लोगों ने जो है यहाँ पर निराला नगर में रहना स्टार्ट किया। और उसी के साथ में ही जो है चूँकि घर में कोई और काम था नहीं, तो माता पिता दोनों सफाई का काम करते थे और हम लोगों की परवरिश उसी सफाई के काम के साथ में हुई। इसके साथ में हम लोग चूँकि ऐसे माहौल में थे, ऐसी बस्ती में थे जहाँ पर पढ़ाई का बहुत कम एक स्कोप था, पढ़ाई का बहुत कम जो है लोगों को जानकारी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी माताजी, क्योंकि पढ़ाई का उनका महत्व इसलिए उनको पता था क्योंकि वो दूसरे के घरों में काम करने जब जाती थी, वहाँ बच्चों को देखती थी स्कूल जाते हुए, तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँ। तो उन्होंने फिर वहीं से लेकर के एक प्रेरणा ली और हम लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, जो दूसरे बच्चे थे वो सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन हम लोगों को शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। हम लोग 4 भाई थे और हमारी एक बहन थी। सभी को उन्होंने जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन माहौल के हिसाब से हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि जो दूसरे हमारे हम उम्र बच्चे थे वो पढ़ाई छोड़ चुके थे। तो क्लास 3 में जब मैं था तो उस समय मैंने जो है पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि हमारे साथ के बच्चे जो है दूसरे कामों में, जो सफाई का काम था उसमें जाते थे और पैसे मिलते थे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लगी और मैंने जो है पढ़ाई क्लास 3 में हमने छोड़ दी और उसके साथ ही हमने सफाई का काम स्टार्ट किया। 2 साल हम लोगों ने सफाई का काम किया और उसके बाद जो है जब दूसरों के घरों में काम करने जाते थे तो वहाँ लोग समझाते थे कि बेटा आपकी लाइफ है पूरी, आप जो है पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। तो वहीं से थोड़ा सा सोच करके 2 साल के बाद फिर से एडमिशन कराया स्कूल में और एडमिशन के साथ में वहाँ थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि सफाई का काम करते हुए हमने एडमिशन कराया और क्लास 3 से फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, जो लगातार कंटिन्यू काम के साथ में पढ़ाई चलती रही। मुझे कुछ याद आ रहा है कि 98 में जो है मैं 9th क्लास में था, ठीक है, और उस समय हमारा चूँकि परिवार बड़ा था, बड़े भाई थे, वो भी इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसके साथ में उन्होंने जो संघर्ष किया और माताजी का जो संघर्ष रहा, हम लोग लगातार पढ़ते रहे। और फिर 98 में एक जीवन का एक छोटा सा मोड़ आया, जो जिस इंडस्ट्री से आज हम लोग काम कर रहे हैं वो हमने शुरुआत की 98 में। 9th क्लास में मैं था, मुझे याद है, एक कंपनी आई और हमारे फ्रेंड ने हम लोग को साइकिल से ले जा करके हम लोगों ने उसको देखा और देख करके हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के साथ में कहीं ना कहीं परिवार जो है मध्यम वर्ग था और काम के साथ में ही पढ़ना पड़ता। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 3 से मैंने स्टार्ट किया और क्लास 6 में आते आते काम के साथ में जो फ़ीस थी स्कूल की वो कहीं ना कहीं खुद ही हम लोगों ने अपने पास से अपनी मेहनत करके पढ़ी। जब मैं 98-99 की मैं अगर बात करूं, मैं उस समय आपका हाई स्कूल की परीक्षा थी और उसके साथ में ही हमको जो है काम भी करना था। तो साथ में काम बहुत सारे जो है किए। उस बीच में आप मान के चलिए एक रेस्टोरेंट हुआ करता था हज़रतगंज लखनऊ में,
वहाँ पर हमने जो है पहले एज ए सफाई का काम स्टार्ट किया, लेकिन चूँकि जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी तो हम लोगों ने वहाँ पर जो है हमने जो है स्टार्ट किया सफाई से। फिर साथ में वहाँ पर वेटरिंग का काम भी धीरे से स्टार्ट किया, बर्तन धुलने का काम किया वहीं पर। और जो कुक थे उन्होंने देखा हमको कि इतनी मेहनत और इतनी लगन से मैं काम करता था, तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ खाना बनाना फिर धीरे धीरे सिखाया। और सीखते सीखते मैंने फिर वहीं पर काफ़ी समय काम किया। देन उसके बाद लगा कि नहीं, पढ़ाई का थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, क्योंकि 11 बजे का हमारा स्कूल हुआ करता था। लखनऊ में ही शिया कॉलेज एक स्कूल है, तो 11 बजे हम लोग स्कूल जाया करते थे, लेकिन चूँकि रेस्टोरेंट में पूरा टाइम देना होता था और स्कूल में जाना होता, तो इस वजह से फिर मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। तो अब ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे कि हम स्कूल समय से जा पाएँ और साथ में जो है दोनों काम हो पाएँ। फिर मैंने न्यूज़पेपर लगाना स्टार्ट किया। सुबह में न्यूज़पेपर लगाता था और 8 बजे फिर मार्केट से सब्ज़ी ला करके ठेला लगाता था। ठेला सब्ज़ी का लगाते हुए 11 वही 10 साढ़े 10 बजे उसको पैकअप करके और नहा धो के 11 बजे स्कूल के लिए निकल जाएगा। उस समय इतना ज़्यादा फैशन ना मोबाइल ये सब हुआ नहीं करते थे, बहुत साधारण से साइकिल हुआ करती थी, बैठे और स्कूल पहुंच गए। ऐसा करते करते ये सारा जीवन हमारा जो है चलता रहा। बीच में फिर ये हुआ कि सब्ज़ी का ठेला ना लगा के दोस्त यार कुछ देखते थे तो शर्म भी आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो चूँकि रेस्टोरेंट में काम किया था तो काफ़ी हाथ में हुनर था, तो लगभग 2 साल हमने फिर जो है एक उस समय चाउमीन का काफ़ी क्रेज़ आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा लगे। और हाथ में चूँकि हुनर था ही, तो हम लोगों ने फिर हमारे एक चाचा जी का बेटा है उसको मैंने तैयार किया। वो पढ़ने नहीं जाता था लेकिन अधिकतर हमारे साथ में रहता था। मैंने उसको तैयार किया और हम लोगों ने एक ठेला लगाया। ठेले पे चाउमीन और अंडे का वहाँ पे काम स्टार्ट किया। तो वो लगातार 2 साल मैंने स्टार्ट किया, 2 साल करता रहा। इसी बीच हमारे जीवन में, चूँकि मैंने बताया था कि मदर हमारी सफाई का काम करती थी, तो एक परिवार है जिनसे मेरी मुलाकात हुई। मदर ने हमारी मुलाकात कराई, और मुलाकात कैसी हुई ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को। मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी। उन्होंने बोला कि बेटा आज जाके तुम उनके यहाँ काम कराओ। तो मैं उनके घर गया काम करने के लिए। तो उन्होंने देखा, उनकी वाइफ है, मैं उनको दीदी बोलता हूँ। उन्होंने देखा और बोले कि बेटा तुम क्यों आए हो काम करने के लिए। तो मैंने कहा आज मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और इस वजह से मुझे भेजा है उन्होंने। तो बोले नहीं नहीं बेटा, आपसे काम नहीं कराएंगे। तो वो जो उन्होंने वो बात कही, वो कहीं ना कहीं मेरे एक दिलो दिमाग में बैठ गई कि इन्होंने क्यों ऐसा कहा कि जो है कि मेरे से काम नहीं कराएंगे। तो बोले बेटा अभी जाओ और शाम को तुम आना। तो मैं वहाँ से चला गया और घर पे जाके मदर को बताया कि जो है उन्होंने मना कर दिया और बोले शाम को आइए। तो बोले ठीक है, शाम को जो है हम भी चलेंगे। तो मैं उनके साथ जब गया तो वहाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है मम्मी को भी समझाया और मुझे भी समझाया। कहीं ना कहीं वो बात मेरे जो है दिमाग में और दिल में बिल्कुल लग गई कि जो ये कह रहे हैं ये हमारे भले के लिए कह रहे हैं। उस समय मैं हाई स्कूल की परीक्षा जस्ट जो है रिज़ल्ट आना था। तो मैंने फिर सोचा समझा और साथ में दिमाग में था कि नहीं, अब ये काम नहीं करूँगा। वो तारीख थी, मैंने सारा ये काम छोड़ा और फिर फोकस किया पढ़ाई पर कि मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन सुबह का जो न्यूज़पेपर और शाम को एक वनीता मैगज़ीन आती थी, अभी भी मार्केट में आती है, वो मुझे 1 रुपये एक मैगज़ीन का मिलता था घरों में पहुँचाने। तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं कम से कम 100 घरों में पहुँचा दूँ। लखनऊ में ही वो काम मैं मैगज़ीन पीछे लगाता था और शाम को निकल जाता। सुबह चूँकि पेपर लगाता था इसलिए थोड़ा आइडिया था एड्रेस वगैरह कैसे क्या करना है। ग्रेजुएशन में जब मैं आया तो उस समय हमारे जो मैं जिनके बारे में बता रहा था उनकी एक अपनी कोचिंग क्लासेस चलती थी। तो चूँकि उन्होंने ऐसी बात कही थी तो मेरा उनसे एक लगाव सा बन गया और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। गाइड करने के साथ में जब मैंने इंटर पास किया और इंटर पास होने के बाद ग्रेजुएशन की बारी आई तो उन्होंने बताया कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको करना है। चूँकि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है मेरी हेल्प की और मेरा ग्रेजुएशन में हमने वहाँ पर एडमिशन कराया।
अब एडमिशन के साथ में चूँकि काम भी करना था, सुबह न्यूज़पेपर लगा ही रहे थे, शाम को वनीता मैगजीन थी, पढ़ाई भी करनी, चूँकि घर में जो है घर चलाने के लिए हमारे घर में कोई ऐसी परमानेंट जॉब नहीं थी। सारे लोग प्राइवेट कहीं ना कहीं काम करते थे और भाई बहन थे, उनको भी पढ़ाना था। तो ये सोचते हुए फिर कि क्या करें, तो जो पांडे सर थे जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, उनकी एक कोचिंग चला करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा है कि आप जो है शाम को समय वहाँ पर दीजिए और वहाँ कुछ ना कुछ आपको जो है पैसे मिलेंगे और अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। तो मैंने फिर वहाँ स्टार्ट किया, लेकिन उसके साथ में मेरे अंदर एक जिज्ञासा ये थी कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। तो उस ग्रेजुएशन के साथ में मैंने फिर कंप्यूटर स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी मदद की और मैं मेहनत करके कुछ पैसा लाता था। तो चूँकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की फ़ीस एक बार में वन टाइम में पे हो जाती थी, उसके बाद में जो है जो होता था, मैंने फिर कंप्यूटर पे फोकस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रीम था कि मुझे कंप्यूटर में बहुत अच्छा करना है। तो मैंने फिर वहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट किया। उसके साथ में वहीं पे शॉर्ट हैंड जो लिपि है उसको स्टार्ट किया, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वहीं से की। तो कहने का मतलब ये है कि वो सफाई के काम से लेके जो स्टार्टिंग हुई, सफाई का काम फिर किया, फिर रेस्टोरेंट में काम किया, फिर अपना ठेला लगाया। तो ये धीरे धीरे काम करते करते मैं एजुकेशन पे कहीं ना कहीं आ गया और फिर यहाँ पर हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर के साथ में प्लस उस कोचिंग में बैठ करके जो आईआईटी की वो कोचिंग पढ़ाया करते थे, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स, अच्छे बच्चों से सीखने को मिलता था और बात करके पता चलता था कि जो है क्या हो रहा है, कैसे क्या महत्व है। तो ये कर ही रहे थे कि 2003 में उन्होंने जो है मेरी एज ए कंप्यूटर पे ही स्टार्ट हुआ था एक डिपार्टमेंट हॉस्टल में, उन्होंने मुझे वहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जॉब पे लगवा दिया 2003 में। मेरा ग्रेजुएशन का वो लास्ट ईयर था। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ये करो आप, और चूँकि कहीं ना कहीं मैंने बताया वो मेंटोर है मेरे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो वो उनकी जो लाइफ है, जो जिस तरीके से वो करते, मैं उनको कॉपी करता था। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि 98 में एक कंपनी को ज्वाइन किया था और वहाँ यही सिखाया जाता था कि आपको जो है कॉपी करना है। तो मैं उनको देख करके उनसे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता था। तो मैं धीरे धीरे मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म हो उससे पहले ही उन्होंने ऐसे पार्ट टाइम मेरी जॉब जो है एक हॉस्टल में कंप्यूटर लैब इंचार्ज के रूप में वहाँ पर लगा दी, जहाँ पे इंटरनेट बच्चे सर्व करते थे। तो ग्रेजुएशन के साथ में ही जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2009 में लखनऊ विश्वविद्यालय में काफ़ी छटनी हुई। छटनी के साथ में ये हुआ कि भाई आप लोग को कोर्ट केस करना है और आप लोग हो जाएंगे। चूँकि वहाँ पर एज ए फिक्स मैं हो गया था काम करते करते, लगातार 2003 से लेकर 2009 तक मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ और भी काम करता रहा साइड में। इसी बीच मेरे फादर को कैंसर हुआ और कैंसर होने के साथ में 2008 में उनका एक्सपायर हुआ। लेकिन जो जब ड्यूटी पीरियड था उस समय वो काफ़ी गंभीर हालत में जो है कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके इलाज में भी लगा रहा और साथ में पढ़ाई भी। 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फिर एक लंबा ब्रेक हो गया फादर को कैंसर होने के साथ में। लेकिन चूँकि घर की जिम्मेदारियां थी, हमारे भैया और हम 2 ही लोग बड़े थे, मदर थी, तो हम 3 लोग के ऊपर बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी आई और हम लोगों ने काम फिर थोड़ा सा फोकस काम पे दिया, दूसरे कामों पे, और साथ में जो है पढ़ाई ब्रेक हो गई बीच में। एमए सोचा तो 2 साल के बाद एमए भर पाए, एमए किया। एमए के जस्ट बाद चूँकि एक दिमाग में था कि मुझे लॉ करना है। हम लोग छोटे छोटे जब थे तो भैया हमारे बोलते थे हम जब कि बेटा तुमको ये करना है, तुमको ये करना, तो मेरे बारे में बोलते थे कि तुमको कहीं ना कहीं वकील बनना है। तो वहाँ पर दिमाग में था कि नहीं, मुझे भैया ने बोला है तो मुझे एक LLB करनी है, लॉ करनी है। तो वो भी एक फेस आया 2008 में जब हमारे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद थोड़ा सा मुझे समय मिला और मैंने अवध लॉ कॉलेज से जो है LLB का जो है भरा वहाँ पर और मेरा एडमिशन हो गया और 2013 में मैंने LLB कंप्लीट कर ली। उसके साथ में जो है LLB के साथ में और बहुत सारे काम पीछे से चल रहे थे। LLB के बाद जस्ट एक जॉब मुझे और मिली जो उत्तर प्रदेश सरकार, सपा की सरकार थी और यहाँ पर मिनिस्टर थे बिजली विभाग के,
तो चूँकि मुझे शॉर्ट हैंड आती थी, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आती थी, मैंने बताया आप लोगों को, तो उसके आते हुए उन्होंने वहाँ पर मुझे कंप्यूटर कम एक पीए की जॉब मिली। और मैंने जब तक सपा की सरकार रही वहाँ पर मैं उनके साथ काम किया और वहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, उनके जो पीए पीआरओ थे उनसे मिलने का मौका मिला। तो ये जो सिलसिला एक चलता रहा लोगों से मिलने का, एक पीछे से जो मैं लेके आ रहा था, स्टेप बाय स्टेप मैं सीखता चला गया लोगों से, सीखते सीखते फिर जा कर के जो है बहुत सारे मेरे जीवन में चेंजेस आए। मेरा जो पहला एक्सपीरियंस में अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो 98 में फर्स्ट टाइम एक कंपनी आई थी लखनऊ इंडिया के अंदर और उसको मैंने ज्वाइन किया था 98 में। अब 98 चूँकि उस समय मैं जो है क्लास 8th का स्टूडेंट था, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फ्रेंड के माध्यम से हमने जो है वो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की। वहाँ से एक दिमाग में था कि वहाँ जो ड्रीम दिखाए जाते थे वो बहुत बड़े ड्रीम दिखाए जाते थे, तो वो दिमाग में था कि ये काम करना है। इसके आते आते बीच में एक कंपनी जब वो मैंने छोड़ी, बीच में एमवे ज्वाइन किया, जो कि शायद इस इंडस्ट्री की माँ कही जाती है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीच और उनकी सीडीज, उनकी किताबें, वो बहुत स्टडी की साथ में। तो वो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में बस गया कि नहीं, ये इंडस्ट्री सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है और इसमें हमें आगे बढ़ना है। उसमें पेजर हुआ करते थे, तो उसी कंपनी से मैंने पेजर अचीव किया था। फिर उसके बाद जब एमवे ज्वाइन किया तो एमवे ज्वाइन करने की मुश्किल से मैं 6 महीना कर पाया, क्योंकि उसके प्रोडक्ट इतने महंगे थे और जो मेरा सर्कल था उसमें वो महंगे प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते थे। हम खुद जो यूज़ कर पाते थे वही यूज़ करते थे, लेकिन चूँकि दिमाग में था, इतना मोटिवेशन था, इतना मतलब देखा हुआ था कि लगा रहा। 6 महीने के बाद मोटिवेशन टूटा और प्रोडक्ट जब सेल नहीं हुए, पैसा आया नहीं। उसी समय जो है एक कंपनी जो है इंडिया में आई हुई थी, ये 2002-2003 की मैं बात करूँगा। एक फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट नाम की एक कंपनी आई थी, जिसमें कि वो उसका जो सिस्टम था, चूँकि वहाँ सीखे हुए थे, तो फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में पूरा जोर लगा के किए और वो अपने मतलब का था। वहाँ पे काफ़ी पैसा बनाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। फिर जो वो सिलसिला वहाँ से चालू हुआ, ये आप समझिए 2003 में जो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है, एक सोनी एरिक्सन का फ़ोन आता था, वो सेकेंड हैंड मोबाइल मैंने ले लिया था। उस समय ऊषा का सिम चला करता था। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी उसमें दिखाया जाता था कि आपको जो है कैसे रहना है। मुझे वो समय याद है कि मुझे एक मीटिंग में जाना था और वहाँ कोट और टाई पहन के अलाउ था, बिना कोट पहन के वहाँ अलाउ नहीं था। तो मेरे पास चूँकि कोट हुआ नहीं करता था उस समय, बहुत वो होता था। तो मुझे याद है लखनऊ में एक नेक्सन मार्केट हुआ करता जहाँ पुराने कपड़े मिला करते थे। मैं वहाँ गया, मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था। मैंने 100 रुपये का एक कोट ख़रीदा और 20 रुपये की एक टाई ख़रीदी। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ से ले करके उस कोट को और उस टाई को लगा के उस मीटिंग में जब गया तो वो एक अलग तरीके का एक अनुभव था हमारा। और मैं जब अपने घर आया तो लोग मुझे देख के हंस रहे थे कि अरे इसको हुआ क्या है, ये आज टाई और नॉर्मल रहने वाला व्यक्ति। तो वो जो लाइफ में वो जो चेंज आया ना, वो एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे जीवन को दिया। तो मैं पीछे से थोड़ा सा आगे आना चाहूँगा। तो 2017 में जब मिनिस्टर के यहाँ से मैं निकला तो मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप जो है, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, तो हम लोग मिल के काम करते हैं। तो हमने कहा चलिए मिलते हैं, जानने वाले हमारे लोग थे। तो हमने उनके साथ रियल इस्टेट का काम स्टार्ट किया कि रियल इस्टेट का काम करते हैं। चूँकि जानने वाले काफ़ी लोग हमारे थे लखनऊ के अंदर, तो रियल इस्टेट का काम शुरू करते करते और दिमाग में एक ड्रीम था कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमको बनानी है। हमारे कुछ साथी हैं जिनसे हम मिले, जिनको मेरे ही तरह किसी को 20 साल का, किसी को 15 साल का ऐसा एक्सपीरियंस था। हम एक कंपनी बने, एक जॉइंट वेंचर हम लोगों ने स्टार्ट किया और 2017 में हम लोगों ने एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम है केयर प्रो रिटेल। और वहाँ से लेके ये समझिए आज 2020 हो रहा है, हम लोग कंटिन्यू जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ये काम करते चले आ रहे हैं।
भविष्य को लेकर के जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और बाहर कंट्री में जो है इस MLM को बहुत अच्छे से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग इसको चेन बनाने का सिस्टम और एक दूसरे को ठगने का सिस्टम, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारी जो पॉन्जी स्कीम है या बहुत सारी ऐसे जो फ्रॉड कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री को ख़राब किया है। तो लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं प्रण लिया है कि इस इंडस्ट्री को हमको बहुत सुधारना है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री ने इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री, आज मैंने जो भी किया है वो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारे जो मैंने पांडे सर का नाम लिया जो प्रोफेसर हैं उनकी गाइडलाइन है, उन्होंने जो बताया वैसा किया, मैंने उनको कॉपी किया और कहीं ना कहीं आज मैंने अपनी लाइफ में अपना घर, अपनी कार, जो भी अचीव किया है मैंने इसी इंडस्ट्री से अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है और आज की तारीख में कम से कम 20,000 लोग उस सुनहरे सपने को कंप्लीट करने के लिए और उनको रोज़गार देने के लिए हम लोगों ने इस कंपनी का निर्माण किया था और भविष्य में इसको हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने केयर प्रो नेटबिज नाम से एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है। ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप जो है बनाया है जो कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जून तक हम लोग उसमें परचेजिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोगों ने उसमें किया क्या है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग को एक जोड़ करके हम लोगों ने एक इस इंडस्ट्री को डी-कॉमर्स नाम की इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने जन्म दिया है। और भविष्य में जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे भारत में आने वाला समय ई-कॉमर्स का ही है और डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, उसके साथ में रोज़गार लोगों के पास है नहीं, गवर्नमेंट रोज़गार दे नहीं पा रही है। तो ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर है और ई-कॉमर्स तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप जैसा कि बहुत सी कंपनियां पीछे चल रही हैं आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग का भविष्य का यही एक बड़ा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉम्बो लेकर के पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना है। मनुष्य जो है या इंसान जो है अपनी समस्याओं से ना भागे। अगर अपनी समस्याओं से वो भाग रहा है तो वो व्यक्ति मरा हुआ है। कि जिसके जीवन में अगर समस्याएं नहीं हैं तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। तो अपने गोल को अगर अचीव करना है तो समस्याएं रहेंगी। समस्याएं अगर मेरे जीवन के आड़े बहुत सी समस्याएं थी, अगर उन समस्याओं को मैंने चैलेंज ना लिया होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंचा होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि समस्याओं से भागे ना, और जब समस्याओं से नहीं भागेंगे तो अपना गोल आराम से वो अचीव कर पाएंगे। जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण के साथ में इसका जवाब दूंगा कि आप सर्वे है, ये सर्वे की रिपोर्ट है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनको कभी ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है कि उनके अंदर इतना पेशेंस होता है, इतनी ईमानदारी से काम करने का बल होता है कि कहीं ना कहीं वो कितनी भी परेशानी आ जाए वो हताश नहीं होते हैं। वो हमेशा एक तिनके का सहारा ले करके भी वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है। जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। मैंने यही सीखा है। मैं एक सफाई कर्मचारी का बच्चा था और वहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया है और आज कहीं ना कहीं 4 कंपनियों का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कि मैं यहाँ से ले करके और ऐसी जगह से निकल के यहाँ पर आया हूँ।